स्टूडेंट, आज मैं आपसे धारा 34 से लेकर धारा 52A तक भारतीय दंड संहिता के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा, जिसमें से प्रतियोगिता परीक्षा में 2 या 3 नंबर का बिल्कुल आता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 34 की, जिसमें कि ज्वाइंट लायबिलिटी के बारे में बताया गया है। संयुक्त दायित्व क्या है और कैसे कई व्यक्ति मिलकर कोई अपराध करते हैं। सामान्यतः ये बात है कि कोई व्यक्ति स्वयं कार्य करके अपराध कर सकता है, यानी कि ए व्यक्ति किसी बी व्यक्ति का मर्डर करके अपराध कर सकता है, यानी कि हत्या कर सकता है। ए और बी मिलकर सी के हत्या कर सकते हैं। तो यहाँ एक व्यक्ति भी कार्य कर सकता है या कई व्यक्ति मिलकर कार्य कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है, जहाँ की ए व्यक्ति बी को अबेटमेंट करता है किसी तीसरे व्यक्ति सी का मर्डर करने के लिए, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साहित करते हैं, तो ये हो सकता है। चौथी अवस्था हो सकती है कि बी ने कोई अपराध किया और ए जो है, यानी कि बी ने कोई अपराध किया और ए जो है उसको संश्रय देता है। यानी कि सामान्यतः 4 प्रकार से कोई व्यक्ति अपराध में भागीदारी कर सकता है। नंबर 1, एक व्यक्ति अगर बी का मर्डर करता है तो स्वयं वह उस कार्य द्वारा किए गए कार्य का अपराधी होगा। नंबर 2, ए और बी संयुक्त मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति सी के प्रति अपराध कर सकते हैं, तब ए बी दोनों ज्वाइंट लायबिलिटी के अंदर दोषी होंगे। ए बी को अबेटमेंट करता है कि आप सी का मर्डर कर दो, तब भी ए और बी दोनों दोषी होंगे, क्योंकि इसने अबेटमेंट किया इस व्यक्ति का। जो इस व्यक्ति ने इसका मर्डर किया, यानी कि बी ने सी का मर्डर किया, तो ये तो हत्या का दोषी है ही, लेकिन ये अबेटमेंट का दोषी हो जाएगा। तीसरा, बी ने सी की हत्या की और ए ने ये उसको संश्रय दिया, संरक्षण दी अपराध करने के पश्चात, तो यहाँ पर 4 कैटेगरी के अंतर्गत अपराध सर्जित हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं धारा 34 की, जिसमें कि ज्वाइंट लायबिलिटी के बारे में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 से 38 तक ज्वाइंट लायबिलिटी के बारे में बताया गया है, और धारा 114, 149, 396 और 460 ये ज्वाइंट लायबिलिटी की बात करते हैं। और ज्वाइंट लायबिलिटी के अंतर्गत जो जितने भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित होते हैं, वे सब के सब जो है समान रूप से उस अपराध के दोषी होते हैं। अब देखते हैं धारा 34। धारा 34 अपने में बहुत महत्वपूर्ण धारा है। प्री एग्ज़ाम में और मेंस एग्ज़ाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है, और जो इसके लीडिंग केस हैं उनसे भी पूछा जाता है। तो देखो, धारा 34 है कि कई व्यक्तियों द्वारा, यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई आपराधिक कार्य, यानी कि कोई क्रिमिनल एक्ट, यानी कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में, यानी कि जो उन्होंने अपनी योजना बनाई उसके अग्रसर करने में क्या होता है, तो वहाँ पर हर व्यक्ति उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा, मानो कि वह कार्य अकेले उसने ही किया है। अब इस धारा में ज्वाइंट लायबिलिटी बता देगी कई व्यक्तियों की। कई व्यक्ति यहाँ पर 2 व्यक्ति हो सकते हैं, 3 व्यक्ति हो सकते हैं, 4 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन 5 व्यक्ति नहीं हो सकते। अगर 5 व्यक्ति कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो वे ज्वाइंट ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए दोषी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कॉमन इंटेंशन के लिए नहीं। धारा 34 जो है केवल कॉमन इंटेंशन के बारे में बताती है, जहाँ की उन व्यक्तियों का किसी अपराध करने में मीटिंग ऑफ माइंड होता है और प्री प्लानिंग होती है, और तब उनमें से सभी के सभी उस अपराध में भागीदार होते हैं। तो वहाँ पर वे ज्वाइंट लायबिलिटी के अंदर, चाहे कार्य किसी एक व्यक्ति ने ही किया हो, सभी के सभी जो है दोषी होते हैं। जैसे कि ए, बी,
सी और डी, 4 व्यक्ति हैं। इन्होंने एक बैंक लूटने की योजना बनाई, प्लानिंग की। यहाँ पर सब ने बैंक लूटने से पहले योजना के अंतर्गत के ABCD, हम वहाँ पर बैंक लूटते समय क्या क्या भागीदारी निभाएंगे, सब ने अपने दिमाग में पहले से ही योजना बनाकर वो सुरक्षित रख दी और उसी के अनुसरण में वे बैंक लूटते हैं। मान लो कि बैंक में एक चौकीदार है, वहाँ पर वह उनको रोकता है। ए जो है उसका मर्डर कर देता है और मर्डर करने के पश्चात यहाँ चारों के चारों जो है बैंक लूटते हैं। तो वहाँ हर व्यक्ति, भले ही क्या नाम ए ने मर्डर किया हो, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति लूट का और मर्डर का दोषी माना जाएगा। ये ज्वाइंट लायबिलिटी है। देखो इसमें संशोधन हुआ था धारा में 1870 में। एक प्रिवी काउंसिल ने केस डिसाइड किया था गणेश सिंह बनाम रामपूजा, गणेश सिंह वर्सेस रामपूजा 1869 में पीसी। इसके अंतर्गत ये अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि में जो अंतर था, जो सामान्य आशय को आकर्षण करने में, सब जो है मूल ड्राफ्ट में, धारा 34 की मूल ड्राफ्ट में नहीं थे। ये इसमें अंग्रेजी विधि और भारतीय विधि में अंतर था। तो प्रिवी काउंसिल ने कहा कि यहाँ अगर किन्हीं व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय धारण कर लिया लेकिन उनके आकर्षण में कार्य नहीं किया, तो वे ज्वाइंट लायबिलिटी के अंतर्गत दोषी नहीं होंगे। वहाँ पर ये कि सभी जो है जो सामान्य आशय यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड अपने दिमाग में धारण करते हैं और एक भागीदारी निभाने के लिए चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सब के सब नहीं हैं, तो वहाँ पर वे सब के सब ज्वाइंट लायबिलिटी के अंदर दोषी नहीं माने जाएंगे। तो गणेश सिंह बनाम रामपूजा के निर्णय के प्रभाव के कारण जो सन 1870 में ये शब्द के सामान्य आशय के आकर्षण में सभी व्यक्तियों द्वारा जो कार्य किया जाता है, ये शब्द ये जोड़े गए थे। यानी कि अपने सबके सामान्य आशय के आकर्षण में शब्दों को सन 1870 में जोड़ा गया था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कॉमन इंटेंशन के अंदर कि अभियुक्तों का प्री प्लानिंग हो और उनका मीटिंग ऑफ माइंड हो और सभी की भागीदारी अपराध में सुनिश्चित होनी चाहिए। यदि वे अपराध में उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं है तो वे ज्वाइंट लायबिलिटी के अंदर दोषी नहीं होते। वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर के मामले में, जो कि पोस्ट ऑफिस कांड से संबंधित मामला है, प्रिवी काउंसिल ने कहा कि अगर अभियुक्तों ने प्री प्लानिंग और मीटिंग माइंड किया और वे उस आपराधिक कृत्य को करने के लिए चल दिए और वहाँ पर आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, लेकिन कोई उनमें से अगर बाहर खड़ा है जो आपराधिक कार्य में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन वे आपराधिक कार्य में किसी न किसी प्रकार से अभियुक्तों की सहायता कर रहा, वह भी दोषी माना जाएगा। यानी कि जो अपराध करते समय मात्र खड़ा है वह भी दोषी माना जाएगा। ये वारेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर के मामले में प्रिवी काउंसिल ने डिसाइड किया था। तो वहाँ से ही है कि अगर कई व्यक्ति सामान्य आशय का आकर्षण करने में कोई आपराधिक कार्य करने के लिए जाते हैं और उनमें से एकमात्र व्यक्ति के ये आगाह करने के लिए कोई पुलिस ना जाए वगैरह ना जाए, इसलिए मात्र खड़ा है, वह भी जो है सामान्य आशय के अंतर्गत जो दोषी माना जाता है। यानी कॉमन इंटेंशन उसकी होती है। उसके पश्चात देखो समान आशय और सामान्य आशय, इससे भी क्वेश्चन आता है कि बताइए सबसे पहले कौन सा ऐसा लीडिंग केस है जिसमें कि ये कहा गया सामान्य आशय क्या है और समान आशय क्या है, उनमें अंतर स्थापित किया था। तो महबूब शाह
वर्षीय एम्परर के मामले में सबसे पहले प्रिवी काउंसिल ने समान आस्य और सामान्य आस्य क्या होता है उसके बारे में बताया था और इनमें अंतर स्थापित किया था। समान आस्य यानी कि दो व्यक्तियों का किसी व्यक्ति का मर्डर करने का आस्य हो सकता है, लेकिन उनकी मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, ना ही उनकी प्री प्लानिंग है, तो वो केवल सिमिलर इंटेंशन माना जाएगा, यानी समान आस्य माना जाएगा। लेकिन जहाँ आपकी उन व्यक्तियों की जो अपराध करते में भागीदारी निभाते हैं, भागीदारी निभाने से पूर्व उनकी मीटिंग ऑफ माइंड और प्री प्लानिंग होना आवश्यक है। यही महत्वपूर्ण अंतर है समान आस्य और सामान्य आस्य में। अगर समान आस्य के अंतर्गत जो है दो आदमी कार्य करते हैं और उनका मीटिंग ऑफ माइंड प्री प्लानिंग नहीं है, तो ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत यानी कि धारा 34 का सिद्धांत लागू नहीं होता। इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने भी पांडुरंग शास्त्री बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद के मामले में महबूब शाह एम्परर के मामले से प्रभावित हुए और उन्होंने भी इसमें जो सबसे पहले समान आस्य और सामान्य आस्य में अंतर बताया। देखिए क्या नाम एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या सभी अभियुक्तों की सामान्य आस्य के अंतर्गत भागीदारी ऑन स्पॉट यानी कि अपराध करते समय होनी जरूरी है या नहीं है। इसमें जे.एम. देसाई बनाम बम्बई राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर शारीरिक हिंसा के मामले हैं तो वहाँ पर ज्वाइंट कॉमन इंटेंशन के अंतर्गत सभी अभियुक्तों की भागीदारी सुनिश्चित है, ऑन स्पॉट होने चाहिए। लेकिन अगर शारीरिक हिंसा के मामले नहीं है तो एक व्यक्ति बहुत दूर बैठ के भी कोई आपराधिक कृत्य में भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। तो ये अंतर बताया था। एक और चीज़ है, ये प्रश्न बहुत आता है कि क्या घटना स्थल पर भी सामान्य आस्य गठित हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऋषिदेव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में कहा कि सामान्य आस्य घटना स्थल पर भी गठित हो सकता है। वो कैसे? जैसे कि ए और बी सी के घर में चोरी करने के लिए गए और सी ने उनको पहचान लिया। वहाँ पर ए बी ने वहीं पर अपनी योजना बनाई कि ये तो कल को पुलिस से बता सकता है, जिससे हम गिरफ्तार भी हो सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि इसका सी का काम तमाम कर दें, इसको मार दें, और वहाँ ए और बी ने सी का मर्डर कर दिया। तो यानी कि घटना स्थल पर भी सामान्य आस्य गठित हो सकता है। तो ये जो सामान्य आस्य से संबंधित जो हैं प्री एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और सभी के सभी केस लाज जो है बार बार दोहराए गए, निरंतर आते रहे। अब इसके बाद हम बात करते हैं धारा 35 की। धारा 35 से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा, क्योंकि सामान्य आस्य और सामान्य उद्देश्य भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जिससे भी कहना प्री एग्ज़ाम में और मेंस एग्ज़ाम में इनमें दोनों में अंतर भी आता है। तो सबसे पहले सामान्य आस्य और सामान्य उद्देश्य में जो अंतर बताया गया था वो नानक चंद बनाम पंजाब राज्य के मामले में बताया गया था और इसमें बहुत विस्तृत बताया था। तो मैं जब मेंस का टॉपिक चलाऊंगा तो उस समय जो है मैं आपको इसके अंतर के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। आज जो है मैं क्योंकि प्री एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसमें बता रहा हूँ, जो चीज़ें बताई हैं वे प्री एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आएंगी। अब आता है धारा 35। धारा 35 के अंतर्गत जहाँ कार्य आपराधिक होता है, कार्य आपराधिक है, लेकिन वह जो है और वहाँ पर जो व्यक्ति भागीदारी निभाते हैं वहाँ आस्य और ज्ञान अलग अलग होता है दोनों का। धारा 35 कार्य आपराधिक है, आस्य
और प्लस ज्ञान में यहाँ भिन्नता होगी। कार्य अपराधी के जो आशय और ज्ञान से किया गया, लेकिन दो व्यक्तियों में अलग अलग भिन्नता है यहाँ। जैसे कि ए और बी की कोई योजना नहीं है आपस में कि हम जो है सी का मर्डर करें। ए का आशय ये है कि मैं जो है इसको चोट पहुंचाऊंगा, केवल चोट। बी का आशय इसकी व्यक्ति की मृत्यु कारित करना है। और उसी समय ये अपने उसी आशय और ज्ञान से, ये का व्यक्ति उसी आशय और ज्ञान से बी व्यक्ति उस सी का के पर हमला करते हैं और उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। तो वहाँ पर जब ज्वाइंट लाइबिलिटी तो यहाँ नहीं है, क्योंकि अलग अलग आशय है। जब उनको दोषी किया जाएगा तो वहाँ इसका आशय और ज्ञान क्या था उस आपराधिक कृत्य करने में, और बी का आपराधिक आशय और ज्ञान क्या था उसकी उसमें करने, मृत्यु करने में। तो वहाँ उनको दोषी अलग अलग माने जाएगा। यानी कि इस व्यक्ति को केवल उपहत्या के लिए दोषी माना जाएगा और इसको जो है सेक्शन 302 के लिए हत्या के लिए दोषी माना जाएगा, क्योंकि इसकी मृत्यु कारित करना था, इसका हाथ से उसकी हत्या करना था। तो आदम अली ताल्लुकदार के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसमें स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा का नाम अंतर बताया और बहुत ही अच्छी तरह बताया गया है। उसके बाद आता है धारा 36। धारा 36 जो है अंशतः कार्य और अंशतः लोभ द्वारा, क्योंकि कार्य और लोभ दोनों अपराध होते हैं। एक्ट, कार्य, लोभ दोनों अपराध होते हैं। तो यहां से कार्य किसी का ए द्वारा बी का मर्डर करना, ए द्वारा जो पिता है अपने नाबालिग पुत्र बी को भोजन न देना, तो दोनों लीगल लाइफ ड्यूटी है। लोभ यानी कि पिता की लीगल ड्यूटी है कि वे अपने पुत्र से भोजन दे, जो नाबालिग बच्चा है। और यहाँ पर यानी कि ए जो है बी का मर्डर करता है, ये कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मर्डर करना जो है भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है। तो यहाँ पर अंशतः कार्य द्वारा, अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा जो कार्य किया जाता है, तो वहाँ उस कार्य से मिलकर जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उसके लिए अभियुक्त दोषी होगा। यानी कि एक व्यक्ति एक जेलर है, उसका कार्य है बी को समय पर भोजन देना, प्रोटेक्शन करना, लेकिन ए जेलर जो है बी को की पिटाई भी करता है और पिटाई के साथ साथ जो है उस पर जो 2 समय का भोजन मिलना चाहिए वो भोजन भी नहीं देता। यानी कि यहाँ पर जेलर ने अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोभ द्वारा अपराध किया है, और वे ये अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो वे हत्या का दोषी होगा। इसके बाद आती है धारा 37। धारा 37 भी इसी परिप्रेक्ष्य में है। किसी अपराध को गठित करने के लिए वाले कई कार्यों में से एक को करके सहयोग करना। कई आपराधिक कोई आपराधिक कार्य है और कई कार्यों से मिलकर उसको गठित किया जाता है, तो वहाँ पर अगर 2 व्यक्ति सम्मिलित हैं उस कार्य करने में आपस में सहयोग करते हैं तो वे दोषी माने जाएंगे और वे जो हैं उसी प्रकार से दायित्व के अधीन होंगे। जैसे कि ए और बी मिलकर यहाँ सी को जो है जहर की मात्रा देते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा देते हैं। ये भी जहर देता है और ये भी जहर देता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा देते हैं, जिनके संयुक्त प्रभाव से सी की मृत्यु हो जाती है। तो धारा 37 के अंतर्गत
वे दोनों यानी कि ए बी दोनों उसकी हत्या के दोषी होंगे। जैसे कि दूसरा एक और दृष्टांत है इसमें, जैसे ए जेलर है और बी भी, यानी कि ये दोनों संयुक्त जेलर हैं किसी जेल के, और वहां पर उनकी संरक्षण में, ए और बी की संरक्षण में एक सी व्यक्ति है। सी व्यक्ति है, ये जो है इस पर सी पर 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं। 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं। ये अपने 6 घंटे के अंदर में इससे कोई भोजन नहीं देता, बी भी अपने संरक्षण में सी को कोई भोजन नहीं देता। दोनों की आपस में साजिश है कि इसको जो है भोजन नहीं देंगे और इसकी जो भोजन न देने के कारण इसकी मृत्यु हो जाएगी, और इनके भोजन न देने के कारण सी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर ए और बी जो संयुक्त रूप से दायी होगी। इसी प्रकार से अगर इनका आपस में कोई कंसर्न नहीं है तो फिर अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कंसर्न नहीं है तो उसके अंदर दायित्व भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि ए व्यक्ति सी जेलर है और वह सी पर संरक्षण भार रखता है, और ये जो है इससे भोजन देने का लोभ करता है। उसके बाद ये टर्मिनेट कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया। निलंबित कर दिया। उसके बाद इसके पद पर जो है बी आया, और बी ने भी सी को जो है अब भोजन नहीं दिया, यानी कि भोजन देने में लोभ किया। और इस प्रकार से सी की मृत्यु होगी। तो यहां पर क्या होगा, यहां ए प्रयास के लिए, यानी कि सी की हत्या के प्रयास 307 होगा, और बी जो है सी की हत्या के लिए सेक्शन 307 और सेक्शन 302 के अंदर इनके दोषी माना जाएगा। इसी प्रकार से इसी क्रम में एक धारा आती है, धारा 38। धारा 38 के अंतर्गत यहां दो व्यक्ति संयुक्त किसी अपराध में लगे हुए हैं, लेकिन दोनों की लायबिलिटी भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी कि दायित्व उनका भिन्न भिन्न हो सकता है। जैसे ए व्यक्ति गंभीर प्रकोपन के अंतर्गत बी पर हमला करता है। बी व्यक्ति जिसको ना तो गंभीर प्रकोपन मिला हुआ है ना ही कोई मतलब है, वह जो है सी व्यक्ति बी से द्वेष रखता है, दुश्मनी रखता है, और वह ए द्वारा बी पर किए गए हमले का नाजायज फायदा उठाकर उस अपराध में सम्मिलित होता है, और यहां पर सी को सी जो है चाकू थमा देता है, और इससे जो है ये इसका वध कर देता है। तो यहां पर ये तो गंभीर तथा आचरण प्रकोपन के अंदर कार्य कर रहा था, तो सेक्शन 300 के अपवाद 1 का लाभ मिलेगा इसने, यानी कि ये आपराधिक मानव वध के लिए दोषी होगा। लेकिन सी जिससे को ना तो गंभीर प्रकोपन मिला ना इससे बी का कोई मत वो था, बस केवल इससे दुश्मनी थी, ये भी इसको खत्म करना चाहता था, तो यहां पर चाकू दे के इसने इसका, यानी कि ये हत्या का दोषी होगा। ए आपराधिक मानव वध का दोषी, और सी
यहाँ पर हत्या का दोषी होगा। तो कार्य में लगे हुए हैं लेकिन भिन्न भिन्न हुए। तो 38 तक है। इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं ये। जो 35 है, 36 है, 37 है, 38 है, इसमें मेन से एग्ज़ाम से पूछा जाता है, नहीं कि प्री एग्ज़ाम से। प्री एग्ज़ाम में ये कभी कभार ही आए, ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन नहीं है। अब आता है धारा 40। धारा 40 अपराध के बारे में बताती है, यानी कि भारतीय दंड संहिता में जो अपराध परिभाषित है उनके बारे में, और विशेष विधि या स्थानीय विधि के अंतर्गत जो अपराध हैं जो इसमें वे बताती है। जैसा कि इसके 3 पैरों में विभक्त किया गया है। पहले पैरे में जो भारतीय दंड संहिता के अंदर अपराध हैं, और दूसरे पैरे में भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं दी गई हैं, अभिव्यक्त की गई हैं, उनमें विशेष विधि स्थानीय विधि के अंदर अपराध किए गए। इसी प्रकार से तीसरे धाराएं दी गई हैं, उनमें भी अगर विशेष विधि या स्थानीय विधि के अंदर अपराध किए गए हैं तो उन्हें कार्य अपराध की श्रेणी में लाए गए हैं। अपराध की परिभाषा CRPC की भी धारा 2N में दी गई है। ठीक है जी। उसके बाद ये प्री एग्जाम में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, ज़्यादा इतने वो नहीं है। देखो धारा 41 है विशेष विधि, स्पेशल लॉ। ये क्या है? विशेष विधि ऐसी विधि कहते हैं जो पर्टिकुलर किसी विषय पर निर्भर है, जैसे कि स्वापक औषधि, मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम, जैसे कि SC/ST एक्ट, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और आदि आदि। इसी प्रकार के जो पैनल लॉज हैं वे बनाए गए, तो वे विशेष विधि हैं, स्पेशल लॉ हैं और मेजर लॉ पर प्रिवेल करते हैं। सेक्शन 42 में बताया गया है स्थानीय विधि, लोकल लॉज। लोकल लॉज जैसे कि किसी परिक्षेत्र में लागू होते हैं या पूरे प्रदेश में लागू हो सकते हैं, जैसे कि यूपी एक्साइज एक्ट है, तो वे जो हैं, या अन्य वे हैं तो उनके अंदर, जैसे यूपी रेवेन्यू कोड है, उसमें भी दंड का प्रावधान है। जो दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को नाजायज रूप से कब्जे में कर लेता है, तो वे स्थानीय विधि है, वे भी जो है मेजर लॉ पर प्रिवेल करती हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा खास था पूछने के लिए कि धारा 41 में कौन क्या बताया, यानी यह पूछा जा सके कि विशेष विधि कौन सी धारा में है, स्थानीय विधि कौन सी धारा में है, उसके बारे में आता है। धारा 43 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्री एग्ज़ाम में बार बार आई कि अवैध क्या है। अवैध, इलीगल, इलीगल या अनलॉफुल। जैसे कि कोई बात जो कि अपराध है, इलीगल या अनलॉफुल, यानी कोई कार्य जो कि अपराध है, किसी तत्सम प्रवर्त विधि द्वारा या प्रतिषिद्ध है, या सिविल कार्रवाइयों के लिए आधार उत्पन्न करता है, और ऐसा कार्य जिसका न किया जाना यानी कि लोप किया जाना वे अपराध की श्रेणी में आता है। यानी कि अवैध के अंतर्गत ये अवैध कार्यों का न करना, यानी कि करना, अवैध कार्यों करना यानी कि लोप, दोनों चीज़ें हैं। यानी कि जो अपराध हो, जो तत्सम प्रवर्ती या प्रतिषिद्ध हो, सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करता हो, और ऐसा कार्य करना जो अवैध है, यानी कि वो अगर उसको हम करेंगे तो अवैध होगा, और अगर कोई लीगल कार्य है और उसको नहीं कर रहे तो वो लोप माने जाएगा, तो लोप भी अवैध के अंतर्गत सम्मिलित मानेगा। इसी प्रकार से धारा 44 है क्षति, इंजरी।
कि इंजरी क्या है, क्षति क्या है। क्षति के अंदर भाई शरीर, संपत्ति, जीवन और शरीर, संपत्ति और ख्याति, अगर इनकी हम क्षति करते हैं तो वो क्षति के अंदर शरीर, संपत्ति, जीवन और ख्याति, इन 4 चीज़ों में के अंतर्गत ये यहाँ भारतीय दंड संहिता में अलग अलग जगह पर अलग अलग परिभाषाओं में ये चीज़ें बताई गई। उसके बाद धारा 52 है, सद्भावना पूर्वक। गुड फेथ, अगर कोई कार्य सम्यक सतर्कता और सावधानी के साथ या विश्वास के साथ किया जाता है तो वह सद्भावना पूर्वक होता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 52 की जो परिभाषा है वो नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं है। यानी कि वहाँ ये कहा गया कोई कार्य ऐसा कार्य जो कि सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना या विश्वास किया गया है उसको जो है यहाँ सद्भावनापूर्वक नहीं कहा जा सकता। यानी सीधी सीधी बात यह है कि जो सम्यक सतर्कता से किया गया हो, ध्यान से किया गया हो और विश्वास से किया गया हो वह सद्भावनापूर्वक कहा जाएगा। इसमें एक केस है शंभू नारायण का केस, जिसमें कि शहर था, चिकित्सा सुविधाएं भी थी और पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन अभियुक्त ने अपने भाई को, जिसको कि मिर्गी के दौरे पड़ते थे, 3 माह तक जो है बांध कर रखा, एक कमरे में बंद कर रखा और उसका प्रॉपर इलाज नहीं करा। तो वहाँ पर अभियुक्त ने कार्य सद्भावनापूर्वक नहीं किया, यानी कि सम्यक सतर्कता, ध्यान से और विश्वास से कार्य नहीं किया। शहर में बहुत सी चिकित्सा सुविधाएं थी, वो चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करा सकता था, उससे उसका इलाज करा सकता था, लेकिन उसने उस कार्य को नहीं किया। देखो उसके बाद है धारा 52A, ये संशय के बारे में बताता है। हार्बर यानी किसी को शरण देना, जैसे कि अपराध करने से पूर्व या अपराध करते समय या अपराध करने के पश्चात उसको छिपाने में खाना पीना, बारूद, हथियार आदि उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की सहायता करता है तो उसको संशय कहते हैं। एक धारा इसमें बीच में मिस होगी, धारा 39 स्वेच्छा। स्वेच्छा वॉलेंट्री, यानी कि जब कोई अभियुक्त किसी कार्य को, किसी आपराधिक कार्य को करने में भागीदारी निभाता है और उसका आज से किसी एक कार्य करने था, लेकिन उसको इस बात का पता था कि ये दूसरा कार्य भी मेरे इस पहले कार्य से हो सकता है, तो वहाँ पर भले ही वह दूसरा कार्य हुआ है जिसका उसका आज से तो नहीं था, लेकिन उसके पहले कार्य से परिणामित हो सकता था, तो वहाँ भले ही वह उस कार्य से दुखित भी हो और उसका, लेकिन फिर भी वह कार्य स्वेच्छा से ही करता है। जैसे कि एक अभियुक्त किसी घर में लूटपाट करता है और उसको जला देता है। जलाने के कारण जो वहाँ एक व्यक्ति जो कि किसी कमरे में सो रहा था उसको जलकर मृत्यु हो जाती है। यहाँ अभियुक्त ये इस, क्योंकि उसका आज से वहाँ चोरी करना और उसको घर को जलाना था, लेकिन उस व्यक्ति को मारने का आज से उसका नहीं था। यहाँ भी उसने, लेकिन उसने ये तो पता ही था कि जो कार्य मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम ये भी हो सकता है, तो वो स्वेच्छा माने जाएगा। तो आज का टॉपिक कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार YouTube पर जरूर दें।